नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि आज आपको मैं मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश पढ़ाने वाली हूँ। सन्नी, विक्रम, साधना, अभिषेक, प्रियंका, साक्षी, चंद्राम, सूरज, मनोज, रमेश, प्रीति, यश, जिम्मी, शिवा, अनुराग, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन के साथ जुड़ेंगे एक बार। चलिए हेडिंग दीजिए बेटा एक बार। मौर्य वंश, मौर्याज डायनेस्टी। मौर्य वंश में हमने क्या पढ़ा था? इसका संस्थापक पढ़ा था। आपको इनका आंसर करना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश में जो संस्थापक थे आपको बताना है उनके पीएम या फिर उनके गुरु कौन थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, और आपको बताना है कि ऐप में दिक्कत हो रही है, इसको ठीक कर दो। क्या हो गया बेटा दिक्कत? क्या दिक्कत होगी बताओ? आवाज नहीं आ रही है, ये बताइए मुझे क्या दिक्कत हो रही है बेटा, एक बार बताइए जल्दी से। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। क्या दिक्कत आ रही है बताइए बेटा। क्या ऐप में कोई दिक्कत है? ऐप ओपन नहीं हो रहा है। बेटा ऐप तो चल रहा है, देखो ऐप तो चल रहा है बच्चे, ऐप चल रहा है। बेटा एक बार रीट्राई, एक बार दोबारा से ट्राई करो, एक बार जल्दी से दोबारा से ट्राई करो, एक बार ट्राई करो दोबारा से, क्योंकि ऐप चल रहा है बच्चे, ऐप चल रहा है। एक बार दोबारा ट्राई करो, एक बार ट्राई करना। सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए चलें आगे। चलो बेटा, अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया था संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था आचार्य चाणक्य।
ठीक है, आचार्य चाणक्य थे और इनकी पत्नी का नाम मैंने आपको बताया था कि दुर्धरा था। इतनी बात बेटा हमने इनके बारे में पढ़ी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी पत्नी के बारे में हमने बात की थी। और आपको मैंने बताया था कि जो आपका मौर्य वंश है, बताना एक क्वेश्चन का आंसर और करना, किस वंश का अंत करके, किस वंश का अंत करके, किस वंश का अंत करके मौर्य वंश को स्थापित किया गया था, मौर्य वंश को स्थापित किया गया था, बताइए जल्दी। स्थापित किया गया था, ये एक क्वेश्चन है, ये आपको जल्दी से मुझे आंसर करना है और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किस वंश का अंत करके किया गया था, किस वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया गया था, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया मैम, किसका अंत किया था? नंद वंश का, नंद वंश का अंत करके, नंद वंश का अंत करके। ये केवल रिवीजन है, ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक था मैम धनानंद, और इसी की हत्या की गई थी। ये क्या था आपका? एक क्विक रिवीजन, कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब यहाँ पे खोलने पे चीजें खुल रही हैं, खोलने पे चीजें खुल रही हैं, ठीक है। अब आगे सुनिए, पूछा जाएगा आपसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ये आपके किस धर्म के अनुयायी थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य बेटा जी जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी, यानी जैन धर्म को ये फॉलो करते थे, ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? आप कहोगे मैम चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करते हैं तो इनको जैन धर्म की, दोस्त जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो जैन धर्म की शिक्षा इनको दी थी बेटा जी भद्रबाहु ने। आप ध्यान रखना कि जैन धर्म को इन्होंने फॉलो किया था। प्यारे बच्चे, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनके समय क्या हुआ था? इनके समय यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर बताइए जल्दी से कौन था? सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण हुआ, भारत पर आक्रमण हुआ था, भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है। किसका? आप कहोगे सेल्यूकस निकेटर का। बेटा क्या दिक्कत आ रही है आज, बताओ। गौरव कुमार जी, मैंने कहा था कि सिकंदर, उसने विश्व को जीतने की कोशिश की थी, पूरे विश्व को जीतना चाहता था, पर जीत कहां पाया था? मैंने तो बोला ही नहीं कि उसने जीत लिया था, मैंने बोला उसने विश्व जीतने की चाहत थी। और उसी के लिए मैम ये कहां पर आया था? उसी के लिए ये भारत में भी आया था। बिल्कुल सही है कि मैम अगर हम सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? आपने कल बताया था कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का सेनापति, ठीक है। और जब आपका ये सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में आपका सेल्यूकस निकेटर ही आपका शासक बना था उसकी जगह पे। तो इसने क्या सोचा सेल्यूकस निकेटर ने कि भाई जो काम यहां सिकंदर नहीं कर पाया है, ठीक है, जो काम सेल्यूकस निकेटर नहीं कर पाया है उस काम को मैं, सॉरी, जो काम सिकंदर नहीं कर पाया है उस काम को मैं करूंगा। भाई आज तो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, क्या दिक्कत क्या आ गई है?
अच्छा एक बार बताओ, एप्लीकेशन में दिक्कत होती तो तुम लाइव कैसे आते, मुझे ये बताओ। तुम लाइव कैसे आते, मुझे ये बताओ। बताओ जल्दी से। अगर एप्लीकेशन में दिक्कत होती। 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो। बेटा बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। क्लास एप्लीकेशन में इशू है, मैं देख रही हूं, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है। एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, एप्लीकेशन में सच में प्रॉब्लम हो रही है। एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है बेटा। तो जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, हाँ दोबारा कराओ मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा, दोबारा कराओ मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करो, थोड़ा सा वेट करो। सर्वर अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, बच्चे सही कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। रुक जाइए 1 मिनट, देखती हूं मैं क्या करना है। बेटा चलो थोड़ा सा, अब आप बताओ अभी ठीक है अभी? अच्छा ये बताओ, सबका चल रहा है? चलें आगे चल सकते हैं? चलो थोड़ी देर वेट कर लो, उसके बाद अगर नहीं आता है तो देखते हैं फिर। ठीक है चलो। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका मौर्य वंश, मैंने आपको बताया कि जो सेल्यूकस निकेटर था ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, ये कौन था? सिकंदर का सेनापति। बेटा जी बिंदुसार के बारे में भी हमने बात नहीं की है, बिंदुसार के बारे में बात नहीं की है, सुन लीजिए मेरी बात को। ठीक है, आज तो भाई परेशान हो गए। तो ये सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि जो काम सिकंदर नहीं कर पाया वो काम मैं करूंगा, है ना। और ये सोच के इसने क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। और जब भारत पर आक्रमण हुआ तो शासक कौन थे? तो आप कहोगे मैम चंद्रगुप्त मौर्य इस समय पर शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक थे बेटा, तो आप देखना यहां पर अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनका होगा यहां पर युद्ध। तो देखना लिखना, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर
वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में हुआ बेटा जी युद्ध। ठीक है, और युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य शासक हैं और इनके समय पर सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। तो जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर की हार हुई बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। ठीक है, किसकी जीत हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की, इन दोनों में। यह आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 मिनट। कहीं नहीं गई हूं मैं, यहीं पे हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से चलिए, कहीं नहीं गई हूं मैं। चलिए ध्यान से सुनिए, जो प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल रही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी जीत हुई थी और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। और जब हमने सेल्यूकस निकेटर की बात करी तो यहां पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो सेल्यूकस निकेटर है, जब चंद्रगुप्त मौर्य की और इनके बीच युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर की हार हुई, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको हो गया सेल्यूकस निकेटर की बेटी से प्यार। सेल्यूकस निकेटर प्यारे बच्चे, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम है हेलेना या कार्लेनिया। क्या नाम है इसकी बेटी का? आप कहोगे मैम हेलेना, या फिर कई जगह लिखा मिलता है कार्नेलिया। ठीक है, हेलेना या बेटा जी कार्नेलिया, ये किसकी बेटी है? आप कहेंगे कि मैम सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। अब ये जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है इससे किसको प्रेम हो गया? मैम चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेम हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि भाई उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मतलब सोचो, दुश्मन ही क्या हो गया, दुश्मन ही को ससुर बनाने की चाहत पैदा हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। और आपको ये बता दूं मैं कि जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने जाकर ये प्रस्ताव रखा कि भाई मैं कार्नेलिया से शादी करना चाहता हूं। तो चाणक्य ने उनसे वचन लिया, तो कहा कि तुम शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला, बताओ, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि तुम शादी कर लो, लेकिन ध्यान रखना कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप कार्नेलिया से जो पुत्र पैदा होगा उसको कभी भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाओगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, कहा जाता है कि उनको प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरा उत्तराधिकारी कार्नेलिया का बेटा नहीं होगा, बल्कि इनकी एक और पत्नी है जिनका नाम है दुर्धरा। तो जो बिंदुसार हैं उनसे पैदा होते हैं, इनके बेटे हैं बिंदुसार, तो उनको उत्तराधिकारी ये बनाते हैं और चाणक्य को किया हुआ प्रॉमिस ये पूरा करते हैं कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, इससे क्या हो गया, इससे हो गया मैम चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया बेटा जी? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। किससे? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली। ठीक है, और चाणक्य को प्रॉमिस किया कि भाई मैं कभी भी आपका जो आपको मैंने वचन दिया है मैं इसको कभी भी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो यहां पे शादी हो गई दोनों की। अब ध्यान से सुनो,
स्लो पढ़ाओ। मैं बेटा स्लो आज तो पढ़ा ही नहीं पा रही हूं मैं, आज तो मैं पढ़ा ही नहीं पा रही हूं इस ऐप के चक्कर में। स्लो और फास्ट की तो बात ही नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां तक आपने पढ़ा कि यहां पे इनकी शादी हो गई। अच्छा एक चीज और देखना, यहां पे युद्ध की डेट लिखना मैं भूल गई हूं। युद्ध कब हुआ था लिख लेना बेटा, 305 बीसी में हुआ था। प्लीज ये डेट भी मेंशन कर देना अपने नोट्स में। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो जब शादी हुई है, तो शादी हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य को मिला है दहेज। इनको क्या मिला, इनको दहेज मिला। इनको प्यारे बच्चे 4 प्रांत दहेज में दिए, किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। एक को आप कहते हैं कंधार, ठीक है, एक था बेटा जी आपका यहाँ पे कंधार कह सकते हैं, एक था काबुल, एक था मकरान और एक था हेरात। एक था हेरात। ये 4 प्रांत इनको दहेज में मिले कार्नेलिया से शादी करने पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा कि ससुर जी तो सुधर गए। तो ससुर जी को खुश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए। सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए, ठीक है, यानी कि गिफ्ट कर दिए कि ससुर जी आप भी क्या याद रखोगे, उपहार में दिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किसने किसको क्या दिया। मैम सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज में दिए, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दहेज में दिए, किसको उपहार में दिए, तो मैम सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप नोट डालकर लिखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट डालकर इसको लिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो कहा जाता है कि इनको चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का, किसने कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, ब्रैकेट में लिख लेना कि वृषल का मतलब है निम्न कुल, तो ये किसने कहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल आपकी मुद्रा राक्षस एक बुक है, मुद्रा राक्षस बुक में कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल मुद्रा राक्षस पुस्तक में कहा गया है। ये क्वेश्चन बेटा जी यूपी में पूछा गया है, तो ये आपको नोट डालकर लिखना है यहीं पे बीच में। और ये जो मुद्रा राक्षस बुक है, इसके जो लेखक हैं, इसके जो राइटर हैं, उनका नाम है बेटा जी विशाख दत्त। उनका नाम क्या है, उनका नाम है मैम विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे कि इनको निम्न कुल का भी बताया गया है, वृषल भी इनको बताया गया है, और ये आपकी किस बुक में, मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाख दत्त ने। ठीक है, उसके बाद में अब आप यहां पे देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मेगस्थनीज को भेजा, अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। क्यों भेजा था मैम, क्योंकि बेटा जी अब तो ये दामाद बन चुके थे और दामाद के साथ ससुर को अपने रिश्ते अच्छे रखने थे। तो पहले के शासक क्या करते थे, अपने राजदूत जो है दूसरे राजाओं के दरबार में भेजते थे ताकि उनसे अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे जा सकें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कौन भारत में आया था, तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था मैम, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मैम भेजा गया था, किसको आप कहोगे, मेगस्थनीज को भेजा गया था।
ठीक है, तो अपना एक राजदूत किसके दरबार में भेजा? आप कहोगे मैम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मेगास्थनीज आया था, इस मेगास्थनीज ने लिखी थी प्यारे बच्चों एक बुक, इसकी एक बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंडिका। ठीक है, क्या है इसमें? इंडिका बुक है। और इसमें क्या किया गया है? तो आप कहेंगे कि मैम इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन, यानी इसमें मेगास्थनीज ने बताया है कि किस तरीके से पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रशासन किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। तो इसका पूरा वर्णन यहां पर किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों आप ये भी ध्यान रखना कि जो मेगास्थनीज है इसने अपनी बुक में पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है। लिखना, मेगास्थनीज ने अपनी बुक या अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है, पाली ब्रोथा कहा है। तो पाली ब्रोथा किसको कहा गया है? पाटलिपुत्र को। किस में कहा गया है? इंडिका में। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत। किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। बेटा रिवीजन करवाऊंगी, प्लीज अब पढ़ लो। ठीक है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप पढ़ लो। अब यहां पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आगे। प्यारे बच्चे आपको ध्यान से सुनना है। एक आप हेडिंग देंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्यों पढ़ा रही हूं ये अभी मैं बताऊंगी। अब सबसे पहले तो मैम हमें ये बताओ कि ये अभिलेख क्या होता है। अभिलेख को बेटा इंस्क्रिप्शन में बोलते हैं आपका, सॉरी हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अब ये जो अभिलेख होता है ना बेटा, जब हम इसकी बात करते हैं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। एप्लीकेशन अब ठीक हो गया है, अभी तक प्रॉब्लम थी तो मैंने बताया था कि प्रॉब्लम है, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एप्लीकेशन ओके चल रही है। आप एक बार रिफ्रेश करके एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कीजिए। अब मेरी बात को फिर से सुनिए, ठीक है। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख बेटा जी देखो, मैं साइड में, क्योंकि समझाने का काम साइड में ही किया जाता है। अगर मैं अभिलेख की बात करती हूं तो बेटा जी अभिलेख जो हैं ये आपके पत्थर पर लिखे जाते हैं, अभिलेख आपका तांबे पे लिखे जाते हैं, अभिलेख आपके लोहे पर लिखे जाते हैं। मतलब इन पे खुदाई होगी। अब जाहिर सी बात है लिखा तो जाएगा नहीं, इन पर खोदकर लिखा जाता था पहले। तो अभिलेख क्या क्या होते हैं? जैसे पहले के समय के जो राजा थे ये बड़े बड़े पत्थरों पर अपने संदेश लिखवाते थे। क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों पर। अब ये पत्थरों पर भी लिखवाते थे, लोहे पर भी लिखवाते थे और आपके तांबे यानी कॉपर पर भी लिखवाते थे। और एक वर्ड आप सुनेंगे बेटा जी, शिलालेख। तो जो शिलालेख हुआ करता था ये केवल पत्थर पर लिखे जाते थे। ये केवल किस पर लिखे जाते थे? पत्थर पर। ये तांबे या लोहे पर, क्योंकि शिला का मतलब क्या होता है? शिला का मतलब पत्थर और लेख का मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं लिखा हुआ मतलब चौक से लिखवा दिया या किसी पेंसिल से लिखवा दिया, नहीं, इनको बकायदा खोदा जाता था और खोद खोद के शब्दों को लिखा जाता था। और ये क्यों लिखवाते थे राजा? ताकि लंबे समय तक उनके संदेश रहें और लंबे समय तक लोग उनको जान सकें। तो इसी तरीके से एक था आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को जारी किसने करवाया था? तो जारी कराने वाला था बेटा जी रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जारी करवाया था। रुद्रदामन कौन था? तो मैम ये एक शक शासक था। शक शासक था। आप कहोगे ये इसके बारे में बस इतना ध्यान रखना है, लेकिन मैम हम तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं, तो आप रुद्रदामन क्यों पढ़ाने लगी? क्योंकि इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में एक ऐसी जानकारी है, इस जूनागढ़ अभिलेख में एक ऐसी जानकारी है जो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई है। तो प्यारे बच्चे जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी करवाया था। रुद्रदामन एक शक शासक था। इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? तो देखो इस जूनागढ़ अभिलेख में क्या किया गया है, इसी
इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, कि सुदर्शन झील, ये कहां पड़ती है मैम सुदर्शन झील? तो ये पड़ती है बेटा जी सौराष्ट्र गुजरात में। लोकेशन कहां है यहां पे? तो आप कहोगे सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र मतलब गुजरात। ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त ने, तो इसके लिए हमने इसको यहां पर पढ़ा है, पुष्यगुप्त ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल, और उनका नाम था पुष्यगुप्त, उन्होंने ही करवाया था मैम इस सुदर्शन झील का निर्माण। और आपको मैं बता दूं कि ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी भाषा क्या थी, इसकी लैंग्वेज क्या थी, ये किस भाषा में लिखा गया था? तो इसकी लैंग्वेज थी बेटा जी संस्कृत। लैंग्वेज क्या थी इसकी? आप कहोगे मैम संस्कृत। संस्कृत में लिखा गया ये अभिलेख था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय आ रहा है। तो अब हम लिखना चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में अपना पूरा साम्राज्य बिंदुसार, कौन है बिंदुसार? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। कौन है ये? इनके बेटे, बस इतना लिख लो। अपना पूरा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कहां पर पड़ता है ये? कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। ठीक है, चले गए। और यहां लिखना, अब ये जो जगह है श्रवणबेलगोला कर्नाटक, मैंने आपको बताया था ये कहां पड़ता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मैम ये पड़ता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जब ये इनका अंतिम समय आया तो उसके बाद ये यहाँ पर चले गए। और बेटा यहाँ पर पड़ती है, श्रवणबेलगोला में पड़ती हैं चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। तो इन्होंने क्या किया? चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि द्वारा चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब आप पूछोगे कि ये संलेखना विधि क्या होती है? तो बेटा जी संलेखना विधि किससे संबंधित है? पहले तुम मुझे ये बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? उन्होंने किस धर्म को फॉलो किया था? तो मैम आपने हमें फर्स्ट स्लाइड पे ही बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और इनको जैन धर्म की शिक्षा देने वाले भद्रबाहु थे। भद्रबाहु जो मैंने आपको जैन धर्म में पढ़ाया था कि उन्होंने किस विचारधारा को जैन धर्म की जन्म दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई जो नग्न अवस्था में रहेंगे, जो अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को त्याग देंगे, अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देंगे, वही जैनिज्म कहलाएंगे। तो इनको जो शिक्षा दी थी वो भद्रबाहु ने दी थी। और प्यारे बच्चे जो ये संलेखना विधि है इसका संबंध जैन धर्म से ही है। जैन धर्म में ये कहा गया है कि जब मनुष्य को ये लगने लगे, उसे ये एहसास होने लगे कि मैं अब मरने वाला हूं, मेरा अंतिम समय अब नजदीक आ चुका है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
उस व्यक्ति को फिर खाना पीना त्याग देना चाहिए। यानी संलेखना विधि का मतलब था कि जब व्यक्ति को महसूस हो कि वो मरने वाला है तो आपको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति अपने अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देता है और उसके बाद अपने प्राण त्याग देता है। तो इस समय इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में खाना पीना त्याग दिया था और मैम उन्होंने खाना पीना त्याग कर अपने प्राण संलेखना विधि से दिए थे। तो अब इनके प्राण तो चले गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ, देखते हैं कितने बच्चे भाई इन्होंने अपने प्राण कब त्यागे होंगे, कौन से ईयर में। क्योंकि मैंने कल तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल समझाया था, तो मैंने बताया था कि 298 बीसी इन्होंने प्राण कब त्यागे थे, 298 बीसी में इनकी मृत्यु हुई है। तो अब इनकी मृत्यु हो गई तो अगला शासक कौन बनेगा मैम, अगला शासक बनेंगे यहां पर बिंदुसार। आज बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अगले शासक बनेंगे बेटा जी यहां पर बिंदुसार। कौन बनेगा मैम, बिंदुसार यहां पे अगले शासक होंगे 298 बीसी से लेकर और 273 बीसी। ये किसका शासनकाल रहेगा, बिंदुसार का। जब हम बिंदुसार की बात करते हैं तो इनका अन्य नाम, पहले तो हम ये जानते हैं बिंदुसार के पिता कौन थे, तो हम कह सकते हैं कि मैम चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर हम चाणक्य की बात करते हैं तो इनकी माता का जो नाम माना जाता है कि ये दुर्धरा के पुत्र थे। क्योंकि भैया कार्नेलिया से पुत्र जो पैदा होगा उसको तो इन्होंने मना ही कर दिया था कि भाई चाणक्य ने कहा था कि तुम्हारा कार्नेलिया से पैदा पुत्र कभी भी शासक नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए, आगे हम बात करते हैं इनके अन्य नाम। अन्य नाम तो इन्हें कहा जाता है बेटा जी अमित्रघात, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। इन्हें कहा जाता है वारीसार, इन्हें कहा जाता है सिंहसेन, भद्रसार। सिंहसेन इन्हें कहते हैं, भद्रसार इन्हें कहते हैं और बेटा अमित्रोकोटिस इन्हें कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको, अमित्रोकोटिस, अमित्रोकोटिस, ये सब इनके नाम हैं। ये अन्य नामों में गिने जाते हैं, अमित्रघात, वारीसार, सिंहसेन, या फिर हम कह सकते हैं आपका अमित्रोकोटिस। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके समय पीएम कौन थे, तो इसके समय पर भी जो पीएम थे वो कौन थे, तो आप कहोगे मैम आचार्य चाणक्य ही थे। ठीक है, आचार्य चाणक्य ही इनके समय पर भी प्रधानमंत्री के पद पर थे। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर यहां पे मतलब है। ठीक, उसके बाद में प्यारे बच्चे आगे हम बात करते हैं, तो लिखना इसके समय भारत आने वाले विदेशी यात्री, भारत आने वाले विदेशी यात्री ये कौन कौन थे। तो इसके समय जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, एक तो आप लिखेंगे प्यारे बच्चे, एक तो आया था डायनोसियस, और इसको किसने भेजा था, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। ये कौन था, मिस्र का राजा। तो इसने भेजा था टॉलमी सेकंड ने डायनोसियस को। और एक आया था डायमेकस, और इसको किसने भेजा था डायमेकस को, तो एंटियोकस ने, जो सीरिया का राजा था। लिखना एंटियोकस
ने भेजा। और एंटियोकस कौन था? तो मैम ये सीरिया का राजा था, सीरिया का राजा। और ध्यान रखिएगा क्यों भेजते थे ये लोग प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे कि मैम अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, अपने बीच के रिलेशंस को अच्छा करने के लिए भेजते थे। तो इसके समय पर आने वाले दो विदेशी यात्री हैं, एक का नाम है डायन्योसियस और एक का नाम है डायमेकस। एक को भेजा है सीरिया के राजा ने, एक को भेजा है, अगर हम बात करें तो आपका जो है मिस्र के राजा ने। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आगे बात करूं बेटा, तो आगे आप एक चीज और ध्यान रखना कि एक तो ये फैक्ट, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि आपका बिंदुसार के समय तक्षशिला कहां पर है बताओ जल्दी, मैंने कई बार बता दिया है। तक्षशिला में अशांति हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर एक तरीके से लोगों ने विद्रोह कर दिया था, अशांति हो गई थी इसके समय पर। ठीक है, अब जब अशांति हुई तो कहा जाता है कि इस अशांति जब ये हुई तो इसे दबाने के लिए इसने अपने बेटे सुशीम को भेजा, अपने बेटे सुशीम को भेजा। ये आपका सुशीम जो है इसका बड़ा बेटा था। तो इसने सुशीम को भेजा कि भाई जाओ और वहां पर जो अशांति है उसको शांत करो, मतलब उसको दबाओ, उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल में करो। तो आप ये से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस मौर्य शासक के समय पर तक्षशिला में अशांति थी? तो आप कहोगे कि मैम तक्षशिला में जो अशांति थी वो बिंदुसार के समय। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बिहार में था तक्षशिला। बेटा बिहार में नहीं, मैं आज के समय पे बात कर रही हूं। आज के समय पे तक्षशिला कहां पड़ता है? तो वो पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसने किसको भेजा? मैम अपने बेटे सुशीम को भेजा था। अब इसी बात पे आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बिंदुसार था, इस बिंदुसार के बेटा दो पुत्र थे, बिंदुसार के दो पुत्र थे। ठीक है, जिसमें से एक का नाम था सुशीम, जो कि इसका बड़ा बेटा था, और एक का नाम था अशोक, जो अगला शासक बनेगा। अब ये जो सुशीम था, क्योंकि इसका बड़ा बेटा था, तो बिंदुसार ने क्या किया था? बिंदुसार ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बिंदुसार ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यानी बिंदुसार ने कहा कि भाई मेरे बाद जो शासक बनेगा वो मेरा बड़ा बेटा सुशीम बनेगा। अब ये बात अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, ये बात अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अशोक ने क्या किया? बेटा जी ये जो सुशीम है, लिखना, सुशीम की हत्या अशोक ने कर दी। अशोक ने कर दी कि भैया राजा तो मैं ही बनूंगा, कोई और नहीं बन सकता। तो अशोक ने क्या किया? गद्दी के लिए अपने ही बेटे को मतलब गद्दी के लिए अपने ही भाई को मार दिया। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं कि बिंदुसार की मृत्यु के लगभग 4 सालों तक उत्तराधिकार युद्ध चला। ये लाइन आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी मैं आपको जब समझाऊंगी, देखो क्या लिखना है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकार युद्ध चला था। अभी बताती हूं क्यों उत्तराधिकार युद्ध चला था। कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 बेटे थे,
क्या कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार इस चीज को मानते हैं, बाकी ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि इतने ज्यादा पुत्र हो ही नहीं सकते किसी के। तो कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे और उनमें से 99 पुत्रों की हत्या किसने की थी, अशोक ने कर दी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोला था कि भाई यहां पर जो आपका इसके बारे में बोला गया था कि जो आपका यहां पे बिंदुसार के 100 पुत्र थे और इसमें 99 भाइयों की हत्या। आ रही हूं अशोक, अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है देवेंद्र जी तो वो भी बताती हूँ, तक्षशिला में अशोक गया था, एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, आ रही हूं उस पॉइंट पे, क्लियर करती हूं। अभी मैंने आपको उतना लिख बता दिया जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जब आप डीप में जा रहे हैं तो मैं भी समझाती हूं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कितने, इसीलिए 4 वर्षों तक ये युद्ध चला था। और कहा जाता है कि अशोक ने गद्दी के लिए अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी थी, जितने उसके भाई थे सब, 100 पुत्र थे ऐसा कहा जाता है बिंदुसार के, उन सबको अशोक ने खत्म कर दिया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन पूछा गया एक बच्चे के द्वारा कि एनसीईआरटी में लिखा है कि जब तक्षशिला में अशांति हुई थी तो मैम सुशीम को नहीं अशोक को भेजा गया था। तो मैं बता दूं आपको, लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बेटा जी, तक्षशिला में अशांति जब हुई थी, तक्षशिला में अशांति, तो ये जो अशांति हुई थी बेटा जी, आपको मैं बता दूं कि ये 2 बार हुई थी, 2 बार हुई थी, जिसमें पहली बार किसको भेजा गया था, पहली बार अशोक को भेजा गया, और दूसरी बार जब हुई थी तो बेटा जी सुशीम को भेजा गया। ये लीजिए आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहली बार अशोक गया था दबाने और फिर उसके बाद सुशीम, और जब सुशीम को भेजा गया था, जब सुशीम को भेजा गया था और सुशीम जब तक्षशिला में अशांति को दबा कर आ रहा था, तभी अशोक ने कहा जाता है कि साम्राज्य के बाहर एक गड्ढा खुदवा दिया, उसमें बहुत सारे कोयले मतलब अंगारे टाइप के रखवा दिए और उसको ढक दिया, और जैसे ही सुशीम ने अंदर एंट्री की वो उसमें जो है कह सकते हैं उसमें गड्ढे में गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो अशोक ने ही सुशीम की हत्या करवाई थी। अशोक किसके पुत्र थे, बिंदुसार के ही पुत्र थे। ठीक है, ये लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कि पहली बार अशोक को भेजा गया और दूसरी बार सुशीम को। तो अब आप मुझे बताओ शासक कौन बनेगा। अब तो मैम जाहिर सी बात है कि सबको तो मार ही दिया है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अब अशोक ही यहां पे शासक बनेगा। तो अगला शासक कौन है मौर्य वंश का, अशोक है, क्योंकि इसने अपने सारे भाइयों को मार दिया। लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकार युद्ध चला, और इसका शासनकाल रहेगा 269 बीसी से लेकर 232 बीसी। BC। ठीक है धनपाल जी, क्या गलत लिखा है वो भी बताना होता है बेटा। तो जो भी डाउट आपके मन में हुआ करे आप उसको पूछ लिया करो। तो अशोक की अगर हम बात करते हैं तो पिता कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और माता कौन है, शुभद्रांगी। माता कौन है, शुभद्रांगी, शुभद्रांगी। और मैं अब आपको इनके बारे में कल पढ़ाऊंगी, आज थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी बेटा, शासन कब से कब लिखवाया, 273 बीसी। तो बिंदुसार की 273 नहीं होगा श्रद्धा ना, क्यों नहीं होगा 273, क्योंकि बेटा 4 वर्षों तक तो उत्तराधिकार युद्ध ही चला, 4 वर्ष लग गए अशोक को। ठीक है बच्चे, ठीक, आगे चलिए।
अब मैं आपको एक रिवीजन करवा देती हूं, रिवीजन स्लाइड, आंसर करना फटाफट। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब, युद्ध कब हुआ? फिर नेक्स्ट बताना कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? शॉर्ट में लिख रही हूं, दरबार में भेजा। इंडिका किसकी पुस्तक थी? इंडिका किसकी बुक थी? किस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? वृषल कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के फॉलोवर थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? अनुयायी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस कारण हुई? किस कारण हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कहां चले गए थे? अंतिम समय में कहां चले गए थे? बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तक्षशिला में किसके समय अशांति थी? किसके समय अशांति थी? आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूं आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर कर रहे होंगे। देखो, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 305 बीसी। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम हेलेना या कार्नेलिया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। किससे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगस्थनीज। इंडिका किसकी बुक का नाम है? मेगस्थनीज। किस में बुक में? तो मैं मुद्रा राक्षस में। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। किस कारण मृत्यु हुई थी? संलेखना विधि। चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे मैम बिंदुसार। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कहां चले गए थे? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कर्नाटक। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? बिंदुसार ने सुशीम। तक्षशिला में किसके समय अशांति थी? बिंदुसार।
ठीक है। हाँ बेटा जी, आज 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्लास उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और जिन बच्चों की क्लास डिस्टर्ब हुई है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। इसको लिख लेना, पिता है बिंदुसार और पितामह यानी ग्रैंडफादर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वो गलती से लिख गया था, आई एम सॉरी। पिता बिंदुसार कर दीजिएगा, ठीक है।